सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी शैल बी लर्निंग लेसन नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक आवर पास्ट पार्ट 2 and today we shall be learning about the third part of this lesson. आज हम इस पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बाग, मकबरे तथा किले, गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट। शाहजहां के अधीन आगरा और दिल्ली में वास्तुकला का विकास हुआ। ये मुगलों की प्रारंभिक राजधानी आगरा थी और वो उनका आधिकारिक निवास था। दिल्ली में वे बाद में स्थानांतरित हुए। यहाँ इनके शासनकाल के दौरान सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष जैसे दीवाने आम और दीवाने खास की योजना बड़ी सावधानी पूर्वक बनाई गई। दीवाने आम वो कक्ष था जहाँ पर बादशाह आम जनता के साथ रूबरू होता था और दीवाने खास वो भवन होता था जहाँ पर बादशाह केवल कुछ गिने चुने राजदूतों अपने उच्च अधिकारियों के साथ मंत्रणा करते थे। और ये इन दोनों भवनों में ये अंतर था कि जहाँ पर दीवाने आम सर्वसाधारण था वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नक्काशी वगैरह नहीं की जाती थी, किसी प्रकार का सौंदर्यपूर्ण वस्तु का इस्तेमाल नहीं होता था। वहीं पर दीवाने खास में प्रत्येक दीवार, प्रत्येक छतों को अलंकृत हीरे जवाहरातों के साथ सजाया जाता था। सोने की तारों के साथ बेल बूटे वगैरह बनाए जाते थे। ये जो कक्ष होते थे वो कक्ष की जो स्थापत्य थी उसको हम चिहिल सुतन या 40 खंभों वाला भवन भी कहते थे। ये एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार हुआ करते थे जिसको हम चिहिल सुतन या 40 खंभों वाला सभा भवन भी कहते थे। Gardens, tombs and fort. Architecture flourished in Agra and Delhi under Shah Jahan. See, before Mughals migrated in Delhi, their official residence was Agra, and there they constructed too many monuments, too many mosques, tombs, etc. Here, during the Shah Jahan rule, ceremonial rooms for public and personal meetings such as Diwane Aam and Diwane Khas were carefully planned. What do you mean by Diwane Aam? Diwane Aam was the house or the court where the Mughal emperor used to address the common citizens, and Diwane Khas was a court or a big room where he meets with the elites or the cabinet ministry and the ambassador from the neighboring kingdom. The where Diwane Aam was a very simple room without decoration, whereas Diwane Khas, special care was taken to decorate each and every room and ceiling of that court with precious stones and precious metals like gold and silver. It is situated in a large courtyard. These courts are also known as Chihil Sutan or House of 40 Pillars. Chihil Sutan is a type of the architect where the court is built upon the arrangement of 40 pillars, vertical pillars. You can witness this Chihil Sutan at the Red Fort of Delhi and at the Red Fort of Agra as well. See, this is an arrangement of the Chihil Sutan. You can see the arrangement of the 40 pillar in a symmetric way. ये देखिए यह 40 खंभों का एक सभागृह है। आप इसमें सिमेट्री आसानी से देख सकते हैं। मकबरे तथा किले, टॉम्स एंड फोर्ट्स। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था ये मंच प्रायः ऊंचा होता था। ऊंचा इसलिए ये दर्शाने के लिए कि राजा को दैवी अधिकार प्राप्त है और ये उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार
ईश्वर से प्राप्त है और इसलिए वो इस पृथ्वी पर ईश्वर तुल्य ही व्यवहार करेगा अपने आम नागरिकों के साथ। इसलिए उनका मंच हमेशा सतह से ऊंचाई पर होता था और उसकी दिशा क्या होती थी? किबला। किबला के बारे में हमने दिल्ली सल्तनत के पाठ में हमने पढ़ा है। किबला यानी वो दिशा जिस ओर इस्लाम का पवित्र धर्मस्थल मक्का स्थित है। हाँ, और इसी भारत के, क्योंकि वो पश्चिम दिशा में है, इसीलिए भारत के जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसी किबला की ओर मुख करके नमाज अदा करते हैं। तो ये किबला, तो शाहजहाँ का या जितने भी मुग़ल बादशाह थे उन्होंने अपना सिंहासन इसी ऊंचाई पर और किबला की दिशा में अवस्थित किया था। जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। Shahjahan synagogue resembled the mosque in a particular. There, whenever you look at some mosque, you will witness two structures. One, that is a qibla, a direction where all the Muslim people, they offer namaz toward this, and this direction usually used to the western direction, since the holy place of the Islam religion follower lies at Mecca, and it lies to the west direction of India. That's why all the Islamic people of our country, they they stand towards the western direction to offer namaz, and this direction is known as Qibla. This all we had learned in our previous lesson, Delhi Sultanate. So the platform on which his throne was placed, often called Qibla, and that platform used to be highly raised from the ground. It conveys the message to all the common citizen that the emperor is one of the representative of Allah, and he on the will of the Allah he will dispense justice. He will look after the well-being of their citizen. So that was the message which is conveyed by all the Mughal emperor that time, and it is inspired by the Timurian and the Genghis Khan philosophies. These Shias and Sunnis philosophies. At the time when Darbar used to run, every person used to face on that direction, which used to be a Qibla. पित्रादुरा, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पित्रादुरा कहते हैं। इसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। जिस तरह से हमारे भारत में श्री कृष्ण को हम बांसुरी बजाते हुए देखते हैं, जिस प्रकार से उसकी बांसुरी की धुन से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, चाहे वो हिंसक प्रवृत्ति का हो या कोमल प्रवृत्ति का हो, उसी तरह से यहाँ पर यूनानी देवता ऑर्फियस का भी जिक्र है कि जब वो वीणा बजाते हैं तो सभी प्रकार के हिंसक और कोमल प्रवृत्ति के लोग शांत हो जाते हैं और आपस में एक सद्भाव से रहने लगते हैं। यही लिखा है यहाँ पर। तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। Pitradura, the beautiful ornamental samples made by pressing colored solid stones or engraved marble or sandstones are called Pitradura. Since most of the monuments during the Mughal periods were made up of either the white marble or red sandstone, because that were abundantly found in the northern India. So they made the use of all the precious stones like sapphire, ruby, emerald, topaz, gold, silvers, like that, and with the aid of this precious material they used to engrave
engraved upon the marble and the red sandstone or sandstone wall, ceiling, etc. So, in it, the mythical Greek god Orpheus is depicted with a harp. Just like in our Hindu mythology, we have learnt about Lord Krishna when he played a melodious tune over his flute. All the wild nature, living creature, or mild nature, living creature, they surround the Lord Krishna and they live in a perfect harmony. There is a perfect harmony in the environment, in the nature, and in the emotions of the common people. So the mythical Greek god Orpheus also depicts the same. It was believed that Orpheus music could calm down aggressive animal as well, and they would live peacefully with each other. See, this is a monument and called this is called Pitradura. You can see a beautiful carving in both these pictures, to the left and to the right. How the wall is beautifully engraved and embossed upon white marble, and this the right hand side image is known as Takte Taus, where the Shah Jahan used to sit and used to address the common people. See the use of the gold, and see the embossing or on the back side of his throne. So it is called a Pitradura. Understood? Okay. पितरदुर्गा के बारे में हम और जानें। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। अभी जब मैं पितरदुर्गा के बारे में आपको मैं बता रहा था, किबला के बारे में मैं जब बता रहा था, तो मैंने इस बात का उल्लेख किया कि राजा का सिंहासन ज़मीन से ऊंचाई पर होता है और पश्चिमी दिशा में कौन है उनके पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह वो सूचित करता है। तो जिस प्रकार से अल्लाह सभी बंदों की खुशहाली की परवाह करता है, उसी तरह से सम्राट भी अल्लाह का नुमाइंदा सभी के साथ समान व्यवहार की गारंटी देता है। तो ये जो बात दर्शाता है। पितरादुरा Shahjahan laid great emphasis on the interconnection of state justice and the royal courts in his newly built court of Delhi's Red Fort. The construction of Shahjahan's public assembly building indicated that in the course of justice, the king would treat all types of people, high and low alike, and all would be able to live in harmony. While explaining about Qibla and Pitadura, I had already explained you that the throne of the Mughal emperor used to be slightly raised high up. It denotes that as the Allah take care of the agony and misery of all the peoples over the earth. Similarly, the emperor Badshah, the representative of Allah is vowed to take take care of all the misery and agony of the common people, irrespective of their social status, irrespective of their caste and social background. शाहजहां और नदी तट बाग, शाहजहान एंड रिवर फ्रंट गार्डन, इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो शाहजहां के द्वारा या बाद के मुग़ल बादशाह के द्वारा जितने भी स्थापत्यों की रचना की गई है वो नदी के किनारे पर की गई है। हमने पहले बाबर के बारे में या हुमायूं के बारे में जब हमने पढ़ा तो उन्होंने चार बाग स्थापत्य
की रचना की। मतलब एक मकबरे के सामने का जो अहाता होता था यानी कॉरिडोर होता था, ज़मीन होता था, उसको वो 4 बराबर आयताकार भाग में विभाजित करके उसमें कृत्रिम बागीचे और झरने की व्यवस्था वो करते थे और इस प्रकार से वो जो स्थापत्य का निर्माण करते थे। लेकिन शाहजहाँ ने इस रचना में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने जो मुख्य स्थापत्य है और बाग है वो नदी के तट के किनारे पर स्थानांतरित किया और इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारों से संरक्षित किया। इस प्रकार के स्थापत्य को नदी तट बाग कहते हैं। सी चिल्ड्रन, look at this figure carefully. You will notice that all the monuments built by the later rulers like Shah Jahan and afterwards they have started building the architecture on the river front over the banks of the river. Instead of developing the char bagh inside the monument, they have shifted them to the river front, and such type of the architecture was known as river front garden. शाहजहाँ की आरंभिक राजधानी आगरा थी, मैंने अभी आपको बताया। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने प्रारंभ में अपने घरों का निर्माण नदी के तटों पर 4 बाग की रचना के समान ही करवाया था, लेकिन इसके अलावा यहाँ अन्य तरह के भी स्थापत्य पाए गए जिसे नदी तट बाग कहते हैं, रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं। The early capital of Shahjahan was Agra. In this city, specific section had initially constructed their houses on the banks of river, similar to the creation of Charbagh. Apart from this, other type of installation can also be found here, which are called river front gardens or the river banks garden. शाहजहाँ के समय में बहुत सारे स्थापत्यों का निर्माण हुआ और उनके सभी स्थापत्यों में से सबसे बेहतरीन स्थापत्य था ताजमहल। ताजमहल उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के याद में बनाया और इसका निर्माण करने में उनको 20 साल लगे। 1643 के बाद भी इसका निर्माण और 10 साल के तक चलता रहा। उस वक्त की कीमत के अनुसार जो है ताजमहल को बनाने में कम से कम 32 अरब रुपयों की लागत आई और लगभग मुग़ल खजाने का आधे से ज़्यादा पैसा समाप्त हो गया। फिर भी बादशाह शाहजहाँ को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया। लगभग 20,000 कारीगर रोज़ दिन रात इस पर काम करते रहे। आइए इसके कुछ सौंदर्य के बारे में हम एक गीत के माध्यम से जानें। शहनशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसकी साए में सदा प्यार की चर्चे होंगे, खत्म जो
शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है जरदार भी है। सुना आपने? आगे बढ़ते हैं। ये ताजमहल, इसका निर्माण बादशाह शाहजहाँ ने करवाया। ये आगरा में स्थित है और इसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ, लेकिन इसके बाद भी ये चलता रहा। ताजमहल ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना तट के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां, जिसने 1628 से 1658 तक शासन किया था, के द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल के मकबरे के लिए शुरू किया था। यह मकबरा यानी ताजमहल 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद है और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया है। आइए इसके बारे में हम और जानकारी लें। ताजमहल कि प्यार एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूर्वी देशों में प्यार एक ऐसी भावना है जो कि व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ भारत में प्यार का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है, बिल्कुल ही अलग रूप। ईश्वर से प्यार, मूर्तियों से प्यार, पिता से प्यार, संस्थाओं से प्यार, धर्म से प्यार, आध्यात्मिक प्यार, पर इसमें रूमानी प्यार कहीं नहीं है। मगर शाहजहां ने मुमताज महल की याद में जो इमारत बनवाई, वो दुनिया में रूमानी प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। हर रोज न जाने कितने टूरिस्ट ताजमहल को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए भी क्योंकि इसके मुगल वास्तुकारों ने कुछ बेहतरीन ऑप्टिकल ट्रिक्स इस्तेमाल की थी। इसका पहला नजारा मुख्य दरवाजे के ठीक बीच से दिखाई देता है। टूरिस्ट जब पास जाते हैं तो ताजमहल छोटा होता नजर आता है। और इससे दूर जाने पर यह बड़ा होता लगता है। यहाँ के गाइड कहते हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे तो ताज को अपने दिल में ले जाएंगे। ताज की मीनारों में भी एक ऑप्टिकल ट्रिक इस्तेमाल की गई है। वो बाहर की ओर जरा सी झुकी हैं। अगर वो एकदम सीधी होती तो वो अंदर की ओर झुकी दिखाई देती। एक दूसरे से उल्टी तरफ झुकी होने की वजह से वो एकदम सीधी नजर आती हैं। और इसका एक फायदा और भी है, भूकंप आने पर मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी और ताज और इसके बड़े गुंबद पर गिरकर उसे तबाह नहीं करेंगी। ये गुंबद ताजमहल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इसी की वजह से ये इतना शानदार नजर आता है। आज हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। ऐसे गुंबद के लिए हम स्टील का बड़ा सा ढांचा बनाते हैं जो उसे सहारा दे सके, मगर उनको अपनी सारी मुश्किलें पत्थर से ही हल करनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा और एक घेरे में गुंबद तैयार कर लिया। परत दर परत गुंबद तैयार होता गया। पत्थरों को मसाले से जोड़कर उसे मजबूती दी गई। इस तरह गुंबद ने बगैर कॉलम या बीम के सारा वजन खुद ही उठा लिया। गुंबद का वजन सीधे नीचे पत्थरों की चिनाई वाले हिस्से पर डाला गया है। गुंबद 40 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और 4 मीटर चौड़ा है। इसके बाद भी ये संगमरमर के फसाड पर तैरता नजर आता है। ये स्ट्रेस कैलकुलेशन का एक चमत्कार है जिसकी तारीफ इंजीनियर्स आज भी करते हैं। 350 साल से ज्यादा अरसे से ये गुंबद मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बना हुआ है। तो देखा आपने ताजमहल की रचना किस प्रकार हुई, किस तरह से
ये इंजीनियरिंग कौशल ने इसका निर्माण किया। आइए हम इसके बारे में और भी कुछ तथ्य की जानकारी हासिल करें। Taj Mahal is an ivory white marble mausoleum on the south bank of Yamuna River in the Indian city of Agra. It was commissioned in 1632 by Mughal Emperor Shah Jahan, who ruled from 1628 to 1658 to tomb his favorite wife Mumtaz Mahal. The mausoleum is the centerpiece of the 17-hectare or 42-acre complex, which includes a mosque and a guest house and is set in a formal garden surrounded by an unobstructed wall on the 3 sides. मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अंतिम अन्य चरणों में काम 10 वर्ष तक जारी रहा। मैंने जैसे बताया आपको 1643 में आधिकारिक रूप से इसका काम पूरा हुआ, लेकिन 10 साल तक फिर भी इनके छोटे मोटे काम चालू रहे, इनके सुशोभीकरण के काम चलते रहे। माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने के अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका। यानी ये ताजमहल बनाने के लिए कम से कम 32 अरब ये रुपए लगे। इसके शिल्पकार थे, ध्यान से नोट कीजिए, देखिए ताजमहल के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के शिल्पकार का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। यह मकबरा यमुना नदी तट के एक चबूतरे पर, चबूतरे मतलब प्लेटफॉर्म, एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। केवल विशिष्ट कृपा अभिजात जैसे उनके बेटे दारा शिकोह को ही नदी तट तक पहुंच मिली थी, यानी और किसी भी सामान्य जनता को यहाँ पर इस नदी तट पर आने की अनुमति नहीं थी। केवल राजशाही परिवार के कुछ सदस्य, उनमें उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह था। The construction of the mausoleum was essentially completed in 1643, but work continued for 10 years in other phases of the project. The Taj complex is believed to have been fully completed in 1653 at an estimated cost of about 32 million. Its architect was Ustad Ahmad Lahori. You take down this point in your notebook, so that you can use it as a GK. Who was the architect of Taj Mahal? The main architect of the Taj Mahal was Ustad Ahmad Lahori. Ustad Ahmad Lahori was the main architect who built Taj Mahal for Shah Jahan. This mausoleum was built on a platform on the banks of the Yamuna River, and the garden was built in the south. Only the elites with special grace, such as their sons like Dara Shikoh, Aurangzeb, had an access to the river. Rest of the common citizens were not allowed to roam nearby. क्षेत्र व साम्राज्य, रीजन एंड एम्पायर। अभी भारत के जब मुग़ल भारत में आए तो मुग़लों के आने के कारण हमारी क्षेत्रीय स्थापत्य कलाओं में भी बदलाव आया। हमारे भारतीय स्थापत्य कलाकारों ने भी इनसे कुछ स्थापत्य के विशेषताएं ग्रहण की, और साथ में मुग़ल स्थापत्यकारों ने भी भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताओं को अपनाया और उनके संयोजन से भारत में एक मिश्रित स्थापत्य कला विकसित हुई। इसका बेहतरीन उदाहरण आप हमारे संसद भवन को दे सकते हैं। संसद भवन का जो स्थापत्य है वो आप देखिए, एक बड़ा सा गुंबज है। हमारा राष्ट्रपति भवन देखिए, गुंबज है। तो ये गुंबज कला कहाँ से आई? मुग़लों से आई। यहाँ पर दिल्ली में जहाँ पर हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पर संसद है, वह उसके सामने जो बगीचे हैं वो भी इसी मुग़ल आर्किटेक्चर से ही प्रेरित हुए। देखिए 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला समृद्ध हुई। विभिन्न राज्यों के बीच कई विचारों का आदान प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए विजयनगर हाथी अस्तबल
बीजापुर और गोलकुंडा के पड़ोसी सल्तनतों की वास्तुकला से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। यानी वहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा में जो हाथियों के लिए अस्तबल बनाए जाते थे, जिसको हम स्टैक कहते हैं, हाँ, वो किससे प्रेरित थे? ये मुगलों से प्रेरित थे। वृंदावन में, मथुरा के पास फतेहपुर सीकरी में मुगल महलों से मंदिर अत्यधिक प्रभावित थे। जैसे ही बड़े साम्राज्य बनाए गए, संस्कृतियों और कलात्मक शैलियों, कला और वास्तुकला का एक संलयन बनाने के लिए परिसंश्लेषण किया गया, यानी सिंथेसिस। एकदम सरल भाषा में मुगल स्थापत्य कला का और भारतीय स्थापत्य कला का सिंथेसिस हुआ, फ्यूजन हुआ, हम कहते हैं कि दोनों का मिश्रण हुआ। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने एक फूस की छत का निर्माण जो किया, जो दो चला और चौचला, ये हम 11वीं और 12वीं लेसन में इतिहास की पढ़ेंगे। ये जो दो चला और चौचला जो झोपड़ी नुमा ये जो स्थापत्य बंगाल में जो प्रचलित हुई, वो मुगलों से ही प्रचलित हुई और इसको बाद में बांग्ला गुंबद का नाम दिया गया। Region and empire. As architecture prospered between the 8th and 18th century, many ideas were exchanged between different kingdoms. For example, Vijayanagara elephant stables were highly influenced by the architecture of the neighboring Sultanate of Bijapur and Golconda. In Vrindavan, near Mathura, temples were highly influenced by the Mughal palaces in फतेहपुर सीकरी। जो हमने पिस्तक, जो बड़ा सा जो द्वार होता था, फिर ये अनुप्रस्थोड़ा, ये जो आर्क है, मेहराब है, गुंबद है, ये सब उन्हीं से हमने लिए, या जो नक्काशियाँ पित्रादुरा की जो बनाई गई उन्हीं से प्रेरित थी। A large empire was created, cultures and artistic style cross-fertilized to create a fusion of art and architecture. So, due to the advent of the Mughal Empire, due to the advent of the Delhi Sultanate in India, there was the synthesis and the fusion of the Indian way of architecture and the Iranian or the Mughal way of architecture. And with their synthesis, new type of the architectures developed in India, and it enriched the style of the architecture. For example, the local rulers in Bengal built thatched roof that was used later in Mughal architecture as Bangla Dome. आइए अब हम देखते हैं हमने इस भाग में क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न हम गौर करते हैं, पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा एक प्रकार के अलंकृत नमूने हैं जो उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर में ठोस तथा रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए जाते हैं। What do you mean by Pitradura? Pitradura is beautifully engraved wall wherein precious stones were embossed upon the marble and sandstones. नदी तटबाग क्या है? What do you mean by river front garden? निवास बनाने की एक योजना है। इस योजना में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। यानी यहाँ पे जो हम ये नदी तट बाग जो बनाते थे वो क्या है, एक नदी के किनारे पर मुख्य स्थापत्य की रचना करते थे और उसी के साथ ये बगीचे की संरचना थी और इसी को हम नदी तट बाग कहते हैं। ताजमहल किस शासक ने बनाया और कब? ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने किया और 1643 ईस्वी में। आप इस पाठ के मुख्य मुद्दों को अपनी क्लासवर्क नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए और ये जो है इसे अच्छी तरह से समझिए और जो नहीं समझ में आया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।